तो हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पर। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, तो देखिए कल मैंने जैसे कि आपको इससे हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, और उसमें हमने बीच में पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। उसका हमने हक्कल्स रूल्स के हिसाब से देखा भी था हमने। ठीक है, तो देखिए हेलो एल्केन्स क्या होते हैं मैं आपको वापस बता देता हूँ। हेलो एल्केन्स का मतलब, हेलो का मतलब हेलोजन, और एल्केन्स का मतलब कोई भी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। जब कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जैसे कि उसका कोई हाइड्रोजन को अगर कोई हेलोजन कंपाउंड अगर उसको रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पर वो हेलोजन कंपाउंड आके लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हमारी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये CH3। अब मान लीजिए इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हमारा कोई हेलोजन परमाणु आके इसको रिप्लेस कर देता है तो उसकी जगह पर वो हेलोजन परमाणु लग जाएगा। क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हेलोजन कंपाउंड आके लग जाता है अगर, तो वो बनने वाली स्पीशीज हमारी क्या होगी, हेलो एल्केन्स हो जाएगी हमारी, जैसे कि ये। इसी तरह से जैसे कि हेलो एरिन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स मतलब कोई एरोमेटिक रिंग होगी, ठीक है, उसमें से किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को कोई हेलोजन एटम रिप्लेस करके उसकी जगह पर लग जाता है तो वो हमारा क्या होता है, हेलो एरिन्स कहलाता है, उसको हेलो एरिन्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो हमारा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसमें आपको देख के बताना है कि उसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, तो कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को लिखवाने से पहले मैं आपको एक बार एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों के बारे में बता देता हूँ कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस कंपाउंड को एरोमेटिक है हमारा, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए। जैसे कि इस तरफ मैं लिख देता हूँ एरोमेटिक, मतलब आप कैसे कंपाउंड को पहचान पाएंगे कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए उसके लिए मैं आपको लिखा देता हूँ, ये काफ़ी बेसिक सा कंसेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभार इनमें से भी एक दो क्वेश्चन निकल जाते हैं। इसी की फर्स्ट जो बात होती है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए सेम होती है। वो क्या होती है कि जो हमारी स्ट्रक्चर होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, साइक्लिक। ठीक है, सेकंड ये होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर का मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्लेनर मतलब कि जो ऑल एटम्स जो है हमारे स्ट्रक्चर में, यानी कि उस कंपाउंड में जितने भी हमारे एटम्स होंगे अगर वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कंजुगेशन का मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हमें हमारे जो भी कार्बन जो है हमारा जो किसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए, यानी कि वो हमारे sp या sp2 संकृत होने चाहिए कार्बन। यानी कि प्लेनर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जो भी एटम, जरूर नहीं है कार्बन ही सिर्फ, लेकिन जो भी एटम जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमें हमारा क्या होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यानी कि जो भी एटम कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कर रहा है वह sp2 या sp संकरित यानी कि हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, ये कि यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। ये ठीक है कि यहाँ पर भी प्लेनर लिखा है, इसका मतलब ये कि यही बात यहाँ पर भी है। जैसे कि क्या होना चाहिए, हमारा जो भी एटम कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी ये आ जाएगी। फर्स्ट क्या थी, साइक्लिक होनी चाहिए स्ट्रक्चर, सेकंड प्लेनर। देखिए यहाँ तक तो दोनों में सेम ही, यानी कि यहाँ तक दोनों में सेम ही चल रहा है, साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर। ठीक है, मतलब यहाँ से तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो किसी कंपाउंड को एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि उस स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब इसमें क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए।
ठीक है, सेम ये का ये पॉइंट इधर भी आएगा, कंजुगेशन रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब 3 पॉइंट्स हम बता नहीं सकते हैं, डिफरेंट नहीं कर पाएंगे हम कि एरोमेटिक है स्ट्रक्चर या फिर एंटी एरोमेटिक है। अब मेन होगा हमारा यहाँ से 4th पॉइंट। ठीक है, 4th पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे किसको फॉलो करते हैं, हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल्स रूल फॉलो करते हो। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो हमारे हक्कल्स रूल को फॉलो ना करें। ठीक है, ये हमारी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए डिफरेंट के लिए हमारे सारे पॉइंट हो गए। हमें मतलब देखिए, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का कोई स्ट्रक्चर दे रखी है तो हमें ये सारे पॉइंट उसमें देखने होंगे। अगर ये सारे पॉइंट उसमें फॉलो कर रहा है तो उसके हिसाब से फिर हम इस लास्ट वाले पॉइंट के हिसाब से देखेंगे कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो एरोमेटिक है, अगर नहीं कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये स्ट्रक्चर में सिंपल सा क्वेश्चन है बस इसमें। ठीक है, ये ए सेकंड स्ट्रक्चर हमारी जैसे कि एक ये हो गई हमारी। ठीक, इसमें से आपको बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, फर्स्ट वाली हम देखेंगे, दोनों स्ट्रक्चर को देखिए हम ऐसे। ठीक है, हम पहला रूल क्या लगाएंगे, क्या दोनों स्ट्रक्चर साइक्लिक है, देखेंगे हाँ साइक्लिक तो है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है दोनों में ही। सेकंड, क्या ये प्लेनर है। प्लेनर का मतलब जो भी एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, या तो sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। देखिए इसमें देखिए सारे कार्बन्स, देखिए ये कार्बन्स कार्बन्स कार्बन्स। ठीक है, 6 कार्बन है यहाँ पर, वो 6 के 6 कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज है यहाँ पर। कैसे, जैसे कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक इसका क्या होगा, हाइड्रोजन। इसी तरह से इसका पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इस तरह इसके पास भी एक हाइड्रोजन, यानी कि सबके सब कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इस पाई को तो हम नहीं गिनेंगे, इसमें पाई को हम संकरण में नहीं गिनते हैं जैसे कि। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना, इसका मतलब सबके सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हमारे। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन ये तो फॉलो कर रहा है, क्या ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये कार्बन है हमारा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है ये। ठीक है, अच्छा 4 नहीं 3 ही होगा, 1 2 3, हाँ 4। इसके बाद कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, यानी कि एक हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, यानी कि अब ये कितने सिग्मा बना रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा बना है, 3 सिग्मा बना है। इसका मतलब भी ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है हमारा। ठीक है, यानी कि दोनों ही हमारी सेकंड वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं। यानी कि यहाँ तक हम नहीं बता सकते हैं कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में जो कंडीशन होती है उन दो कंडीशन को तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब थर्ड वाली, क्या इसमें रेजोनेंस या कंजुगेशन हो रहा है, तो हाँ होता है। तो ये बोल अगर यहाँ जाता है तो वापस ये आता है बेंजीन में, जिससे कि आपको पढ़ा ही होगा आपने, बेंजीन में रेजोनेंस होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, ये बोल यहाँ जाएगा तो ये बोल वापस यहाँ आएगा। इस तरह से कंजुगेशन यहाँ पर हो रहा है। अब यानी कि थर्ड वाली कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हक्कल रूल्स के हिसाब से। तो हक्कल रूल हमारा क्या कहता है, जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है वो हमारा हक्कल्स रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। हक्कल्स रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। और हक्कल रूल हमारा क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, ओड नंबर में पाई बॉन्ड होंगे, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए किसी कंपाउंड को। यानी कि एरोमेटिक होने के लिए किसी भी कंपाउंड को के पास 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके पास 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर है उसके पास, तो हमारे वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। और
अगर इस रूल को ये वाला कंपाउंड फॉलो करता है तो ये भी एरोमेटिक होगा, नहीं करता है यानी कि हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए आप, अब मैंने आपको उससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि इस रूल के बारे में कि 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 0 1 2 3 होती है। इसी तरह से 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से होती है। तो बस आप देखिए, अब जैसे कि हम इसमें वैल्यू रखते हैं कल्स रूल के हिसाब से हम इसमें, ठीक है, जैसे कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये हमारा हक्कल रूल होता है। ये जिसमें भी 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्पीशीज हमारी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे। अब इसमें देखिए n की वैल्यू, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि n की वैल्यू अगर 0 नहीं, जैसे कि n की वैल्यू नहीं, यहाँ पर एक बार आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पर n की वैल्यू, आप n की वैल्यू रखिए, जैसे कि आप 0 1 2 3 4 ये हमारी n की वैल्यू होती है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसको आप 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, जैसे ही आप n की वैल्यू अगर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1+2 मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा, 4+2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको। तो 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी स्पीशीज क्या होगी, एरोमेटिक हो गई। तो सीधा है ना भाई, अगर हमने n की वैल्यू पहले 0 रख के देखी, जब हमने 0 रखी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है। अब जैसे हमने n की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हमारी स्पीशीज क्या होगी, एरोमेटिक हो गई। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड ओड नंबर में पाई बॉन्ड आ रहे हैं, ओड नंबर में जब भी पाई बॉन्ड मिले हमें तो वो हमारा स्पीशीज क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप देखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या तो उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कितने हो 6 हो, या फिर उसके पास कितने हो 10 हो। जब हमने n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी थी तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही थी। और जैसे हमने n की वैल्यू 1 रखी तो हमें कितने मिले, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी कि कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 2 6 10 इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन हमें, तो ये हमारी स्पीशीज क्या होगी, एरोमेटिक हो गई। और या फिर आप ऐसे ना देखा, आप पाई बॉन्ड को गिनोगे, आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को, अगर ओड नंबर में आ रहे हैं तो हमारा स्पीशीज क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। अब इसी तरह से इसको देखिए, क्या ये हमारे हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल रूल को फॉलो करने का मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 6 10 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। देखिए यहाँ पर हम जैसे कि देखते हैं 4n+2 वाला रूल लगाते हैं, तो n की वैल्यू हम रखते हैं जैसे कि 0 रखी तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है। जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितने आ रहे थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। फिर 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखेंगे कि हक्कल रूल्स के हिसाब से तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 6 इस तरह से होने चाहिए। और यहाँ पर तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। और फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये हमारी स्पीशीज कैसे हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, और ये हमारी कैसे हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको बताना हो तो कैसे बताओगे आप, जैसे कि आप ये हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है, इस तरह से। दूसरी स्ट्रक्चर हमारी क्या थी, ऐसी थी, ठीक है। हमें देखना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। देखिए एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए ना, ओड नंबर में पाई बॉन्ड होने चाहिए। और ओड नंबर में पाई बॉन्ड किस में है, इसमें देखिए 3 पाई बॉन्ड है इसमें, ठीक है भाई। इसमें देखिए 2 पाई बॉन्ड है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ओड नंबर में आपको मिलते हैं तो वो स्पीशीज हमारी क्या होती है, एरोमेटिक होती है। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर हमें इवन नंबर में मिल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा।
ठीक है, बस सिंपल सा ट्रिक है। आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन लीजिए, अगर ओड नंबर में है तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारा अगर इवन नंबर में है तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको बताना है कि भाई एरोमेटिक कौन सा है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं। ये ठीक है, ये दोनों में दे। अब इन दोनों में से देख के आपको बताना है कौन सी स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, कौन सी एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉन्ड को गिनते हैं। अगर डायरेक्ट हम करना चाहें तो जब इसको हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। तो आप ऐसे देख के तो आप बता देंगे डायरेक्ट कि ये हमारी स्ट्रक्चर जो होगी एंटी एरोमेटिक होगी, ये हमारी कैसी होगी एरोमेटिक हो जाएगी। बट ये होगा गलत। क्यों गलत होगा वो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम इस फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले हम हमारी कंडीशन देख लेते हैं। साइक्लिक है क्या दोनों स्ट्रक्चर, हाँ है। सेकंड प्लेनर है, देखिए प्लेनर है यानी कि सब के सब क्या होना चाहिए sp2 या sp हाइब्रिडस होना चाहिए, जो भी एटम हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इस वाले की कार्बन को देखिए, क्या ये कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडेशन इसका है। देखिए आप इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके पास, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और एक और लोन पेयर है, इसको हम गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तो भाई इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह से इस वाले को देखिए, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक तो लोन पेयर बना, एक तो लोन पेयर है इसके पास, इसके पास भी कितने हो गए 1 2 3 4, यानी इसके पास भी sp3 संकरण हो गया इसका भी, यानी कि ये दोनों ही सेकंड वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि ना तो एंटी एरोमेटिक है ना ही एरोमेटिक है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हम इसको एक बार सही लिख देता हूँ वापस में। ठीक है, अब देखिए आप, हम इस पहली स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें क्या था, यहाँ पर नेगेटिव था। अब मैंने क्या कहा था कि रेजोनेंस होना चाहिए, थर्ड कंडीशन हमारी ये थी रेजोनेंस होना चाहिए। अब क्या यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, देखेंगे आप कि ये वाला नेगेटिव क्या होता है, यहाँ आएगा अगर, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अब जब भी याद रखिएगा, जब भी अगर लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस लोन पेयर को हम संकरण में नहीं गिनेंगे, यानी कि उसको हम संकरण में नहीं गिनेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको हम हमारे संकरण में नहीं गिनेंगे। अब इसको हम नहीं गिनेंगे तो देखिए इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अब इसको तो हमें गिनना नहीं है, इसको हमें नहीं गिनना है, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड थे, इसके पास 1 2 3 सिग्मा थे, मतलब ये क्या हो गया हमारा sp2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह इसमें देखिए आप, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है,
तो देखेंगे अब ये जब बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, इसका मतलब इसको हमें नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनना। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, एक ही हाइड्रोजन था। तो अब इसका कितना संकरण हो गया, इसका sp2 हो गया इसका भी, क्योंकि भाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हो गया। इस तरह से इसका भी कैसा हो गया, sp2 हो गया, यानी कि यहाँ पर अब sp2 संकरण हो रहा है। इसका मतलब हमारी सेकंड वाली कंडीशन को भी ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यानी कि पहली कंडीशन कैसी थी हमारी, साइक्लिक, जिसको फॉलो कर रहा था। सेकंड कंडीशन प्लेनर होने चाहिए, यानी कि कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, और संकरण कैसा होना चाहिए, sp2 या sp होना चाहिए, और जिसमें दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, दोनों का sp2 हो गया। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, जब भी हमारा लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर अगर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हमें संकरण में नहीं गिनना है। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसको फिर हम संकरण में गिनेंगे। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर आपको ऐसा दे रखा होता, तो क्या यहाँ पर ये नेगेटिव बॉन्ड जो लोन पेयर हमारा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ पर तो नहीं करता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड, इसको क्या फर्क पड़े, इसको कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, संकरण में गिनेंगे। तो गिनेंगे, इसके पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा इसके पास पहले से थे, और एक इस कार्बन ने किससे, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ था, और एक इसके पास लोन पेयर था। यानी कि कितने हो गए टोटल बॉन्ड इसके पास, 1 2 3 4 हो गए। इसका मतलब इसका क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी कि इसको फिर तो ये प्लेनर में काउंट नहीं होगा हमारा, यानी कि फिर ये ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक होता हमारा, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता, जैसे कि अब ये इस तरह से दे रखा होता, अब ये बॉन्ड अगर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, नहीं गिनते। इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकलता, फिर sp2 निकलता है, यानी कि sp2 है, मतलब सेकंड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी, और सेकंड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो फिर अब हमें कहाँ जाना है, हमारी सबसे फाइनल कंडीशन, हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होगा, हक्कल्स रूल, उसको देखना है अब हमें, ठीक है। यहाँ पर यानी कि इसने 3 कंडीशन को तो फॉलो कर दिया है, इसका भी sp2 था, इसका भी sp2 था, उसके बाद रेजोनेंस से पार्टिसिपेट हो रहा है यहाँ पर बॉन्ड हमारा है, ठीक है। अब हम लास्ट जो होगी हमारी मेन, वो क्या होगा हमारा हक्कल्स रूल। हक्कल रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी स्पीशीज जिसके पास 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है, तो वो स्पीशीज हमारी क्या होगी, एरोमेटिक होगी, ठीक है। बाकी अदरवाइज वो नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है क्या, इसके पास कितने बॉन्ड है, क्या इसके पास और नंबर में बॉन्ड है। तो देखिए अब इसके पास एक ये बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड, और एक बॉन्ड ये नहीं हो जाएगा हमारा, क्योंकि भाई ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि ये जब बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ बना देगा, और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि ये, तो ये वाला बॉन्ड तो मतलब ये वाला जो लोन पेयर है हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड भी बना रहा है, यानी कि इसको भी हम गिनना पड़ेगा। तो इसको भी जब हम गिनेंगे तो हमारे पास कितने टोटल बॉन्ड हो जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ आ रहा है, ठीक है, और ये बॉन्ड फिर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे, 2 पाई बॉन्ड। वही सीधी सी बात है ना कि देखिए ये बॉन्ड यहाँ था, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव था। अब जब ये बॉन्ड यहाँ आया तो ये बॉन्ड किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब इसके पास कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड मतलब इवन नंबर में पाई बॉन्ड है, और इवन नंबर में पाई बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होती है हमारी स्पीशीज, एंटी एरोमेटिक होती है, ठीक है। और जब ओड नंबर में पाई बॉन्ड हो तब हमारी स्पीशीज क्या होती है, एरोमेटिक होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर निकलेगा हमारा कि जो ए वाली स्पीशीज है वो हमारी क्या हो गई, एरोमेटिक, और बी वाली क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगर आप इसको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से ना गिनकर आप इस वाले रूल के हिसाब से अगर सोल्व करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू हमें पहले कितनी रखनी है, 0 रखनी है हमें, ठीक है। जब n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो इसके पास कितना आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और जब n की वैल्यू हम कितने रखेंगे, 1 रखेंगे तो
4 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? तो हाँ इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका मतलब ये वाली इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर यानी हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, और हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है मतलब ये एरोमेटिक है हमारा, ठीक है। इसी तरह से इसको देख लीजिए, अब इसमें हम लगाते हैं 4n+2 वाला रूल। अगर क्या, अगर n की वैल्यू हम रखते हैं 0, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए अब मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 रखी है हमने, तो 1 रखेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा 1 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिल ही नहीं रहे, यानी कि मिल नहीं रही, मतलब ये वाली स्पीशीज हमारे इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, एंटी एरोमेटिक हो गई। सीधी सी बात है। आप यहाँ तो आप इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सबसे बढ़िया पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को गिन लीजिए। अगर इवन नंबर में आ रहे हैं मतलब एंटी एरोमेटिक, ओड नंबर में आ रहे हैं मतलब एरोमेटिक, या फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिन लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन गिने हमने, इसमें कितने, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 पाई यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कितने थे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन आप कितने हैं 2 2 2 यानी कि कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं हक्कर रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, या तो 2 या फिर 6 या फिर 10, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है फिर 4 जोड़ते जाना है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, इसकी एरोमेटिक। तो यहाँ पर देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, और हक्कर रूल के हिसाब से हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर थे, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से आपको आगे बढ़ते जाना है, 4 8 फिर 12। क्या इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है? हाँ है, तो यानी कि ये हमारी क्या होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। तो यहाँ से आपको समझ में कंसेप्ट पूरा आ गया होगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का, ठीक है। काफ़ी लंबी वैसे वीडियो बन गई होगी क्वेश्चंस की वजह से। तो देखिए अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा नोमेनक्लेचर पे। नहीं, उससे पहले एक जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम हेलाइट्स एल्किल हेलाइट का, तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।